Hi students, here's a new chapter for you that we are going to begin. Let's study and revise. Okay, so let's begin with the first question. Identify which of the following constitute as the allocation function of government. Now whenever you get such type of question जिसमें वो आपको allocation function के बारे में पूछ रहे हैं, allocation का basic meaning होता है provide करना. Right, so what you have to find in these options is कि ऐसा कौन सा फंक्शन है गवर्नमेंट का इन विच गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग समथिंग. ठीक है, कुछ एलोकेट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है टू द पीपल, टू द पब्लिक ऑफ द कंट्री. सो where government attempts to bring about a distribution of income that is considered fair by society. इसमें normal point है कि distribution of income हो रही है, यहाँ पे कुछ distribute नहीं हो रहा, so this is not the answer. By providing certain public goods. Now provide word is important. By charging taxes from the public. टैक्स को चार्ज करना इट्स जस्ट अ रूल, ये एक रूल से रिलेटेड है, इसमें कोई कुछ प्रोवाइड नहीं करा जा रहा है. राइट, बाय सेलिंग गुड्स टू पब्लिक फॉर प्रॉफिट मेकिंग. अब यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग है, दैट मीन्स पब्लिक का कहीं बेनिफिट नहीं हो रहा, सो दैट मीन्स डी इज ऑल्सो नॉट द आंसर. सो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, नेक्स्ट वी हैव एन असर्शन रीजन क्वेश्चन. असर्शन में क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी एंड आपको रीजन में ये चेक करना है कि क्या इस असर्शन का ये पर्टिकुलर रीजन है या नहीं, आर दे बोथ रिलेटेड और नॉट. ठीक है, यहाँ पे जो सबसे कंफ्यूजिंग टू ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं ए एंड बी, इन विच एक में लिखा है कि आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एक में है कि आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो द मेन पॉइंट हियर इज, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ए एंड आर करेक्ट है या नहीं. इफ दे बोथ आर करेक्ट देन यू विल गो फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन, कि अगर दोनों करेक्ट है तो क्या वो रिलेटेड है और नॉट. ओके, सो असर्शन सेज फ्री राइडर प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स इन पब्लिक गुड्स. फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, आई जस्ट टेल, पहले रीजन पढ़ लेते हैं. एज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कलेक्ट फीस फॉर द पब्लिक गुड्स. नाउ फ्री राइडर प्रॉब्लम इज व्हेन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एनीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एंड गवर्नमेंट इज नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन ने कुछ फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट में कोई चीज लगाई है, ठीक है, कोई भी यू कैन से स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी किसी एक पर्सन ने, ठीक है, उन स्ट्रीट लाइट्स का बेनिफिट पूरी की पूरी स्ट्रीट ले रही है, बट द पर्सन जिसने उस पे मतलब स्पेंड किया है ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम इट. सिमिलरली गवर्नमेंट जैसे पब्लिक पार्क्स होते हैं, ठीक है, पब्लिक पार्क्स का बेनिफिट हम सब लोग लेते हैं, ठीक है, वी ऑल गो फॉर वॉकिंग, रनिंग एंड ऑल दैट. तो हम सब लोग पब्लिक पार्क्स का बेनिफिट लेते हैं, बट इशू क्या है यहाँ पे कि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो टैक्सेस पे नहीं करते. इसका क्या मतलब है कि ये वन साइडेड पेमेंट हो जाती है. तो गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम तब फेस करती है जब गवर्नमेंट कोई भी चीज हमारे बेनिफिट के लिए देती है पब्लिक को, बट पब्लिक इन रिटर्न कुछ नहीं देती. राइट, सो ये वन साइडेड वाली चीज है. सो फ्री राइडर प्रॉब्लम ये बेसिकली सिर्फ पब्लिक गुड्स में ही होती है, बिकॉज गवर्नमेंट ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए अप्लाई करती है, ये गुड्स लेकर आते हैं वो, ठीक है, इन एग्जिस्टेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, बट इन रिटर्न उन्हें कुछ वापस नहीं मिलता. बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कलेक्ट फीस फॉर द पब्लिक गुड्स. अब पब्लिक गुड्स में सबकी तो हम फीस कलेक्ट नहीं कर सकते, हम हर पार्क के बाहर खड़े होकर फीस कलेक्ट नहीं कर सकते. सो यहाँ पे इशू ये है कि हमें इन रिटर्न मिलता भी कुछ नहीं है, एंड सेकेंडली हम उसके लिए कलेक्ट कर भी नहीं सकते. सो दिस इज अ प्रॉब्लम. सो सिंस assertion is correct and reason is also correct, and we can see that assertion is completely related to the reason, and the reason is the complete explanation of the assertion. So option number A is the correct answer, that both A and R true भी है and R is the correct explanation of A. Now we have which items do not constitute in a government budget. So अब हमें ये बताना है कि गवर्नमेंट बजट में कौन से आइटम्स नहीं आएंगे. एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू and capital receipt, this is a part of government budget. Ways and means to raise the revenue, how much money will be held by the public, and estimate of expenditure. Estimate of expenditure, in this we are talking about the expenditure. In this we are talking about the expenditure. तो expenditure word budget में आता है. Revenue and capital receipt is also a part of the budget.
वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू, ये भी बजट का ही पार्ट होता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए. हाउ मच मनी विल बी हेल्ड बाय द पब्लिक और हाउ मच मनी विल होल्ड बाय द पब्लिक. सो ये इसका मतलब ये है कि पब्लिक के पास कितना पैसा होना चाहिए. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बजट. अगर हम अपना पर्सनल बजट भी अगर प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं हम देखते. रेस्ट ऑल द आइटम्स आर रिलेटेड टू द बजट. ये तीनों आइटम्स बजट से रिलेटेड है. बजट इज प्लेस बिफोर डैश. अब ये जो गवर्नमेंट बजट है, ठीक है, जो यूनियन एंड द फाइनल बजट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये बजट सबसे पहले हम लोकसभा के पास रखते हैं. इफ इट इज क्लियर्ड, अगर ये लोकसभा इसको क्लियर कर देते हैं, देन इट इज पास टू द अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट दैट इज द राज्यसभा. एंड अगर कोई भी बजट पास होता है, देन प्रेसिडेंट इज द पर्सन हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हियर. व्हेन एवर बजट और बिल, कोई भी एक्ट भी पास होता है, सो उन चीजों में प्रेसिडेंट इज द पर्सन, ठीक है, हु इज कंसर्न्ड विद ऑल दीज थिंग्स. सो बजट को हम सबसे पहले लोकसभा के सामने प्लेस करते हैं. नाउ गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट एंड अ बजट इज शोन टू द पब्लिक एवरी ईयर. ठीक है, हर एवरी ईयर अराउंड फाइनेंशियल ईयर के आसपास हमारा बजट आ जाता है. सो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बजट का? ओके, फर्स्ट इज मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ. अब बजट का मेन पर्पस ये भी होता है कि जो इनइक्वालिटीज है बिटवीन द पुअर एंड द रिच, ठीक है, हमारी कंट्री में जितनी भी इनइक्वालिटीज है हम उनको मिनिमाइज करें बजट के थ्रू. मिनिमाइज कैसे होंगी? अगर बजट में इस टाइप की प्रोविजंस है कि पुअर के लिए ज्यादा बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, मेनी वेलफेयर एक्टिविटीज, काफी ज्यादा सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस जो है वो हम पुअर पीपल को या फिर लो इनकम ग्रुप को प्रोवाइड करेंगे. एंड हायर इनकम ग्रुप से हम जितना हो सकता है वी विल ट्राई टू टेक द टैक्सेस और एनीथिंग. इस टाइप पे अगर हम प्रोविजंस बनाएंगे देन इनइक्वालिटीज कम हो सकती है. पुअर जो लोग हैं वो और पुअर नहीं होते रहेंगे, इनफैक्ट उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे. सो यहाँ पे मिनिमाइज करना, येस, इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए बजट्स का रोल नहीं होता, उसमें मॉनिटरी पॉलिसी का रोल होता है. राइट, लाइक वी डिड इन द प्रीवियस चैप्टर कि कैसे ज्यादा अगर लाइक प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी होगी या फिर मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहती. सो यहाँ पे बजट से स्टेबिलिटी का लिंक नहीं होता. इंक्रीज द रीजनल डिफरेंसेस, ये तो वैसे ही नेगेटिव पॉइंट है. बजट के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, वी विल नॉट टेक एनी नेगेटिव पॉइंट. रीजनल डिफरेंसेस का मतलब ये है एक रीजन को काफी बेनिफिट्स देना, दूसरे को कुछ भी ना देना. सो देयर विल बी सम डिफरेंसेस एंड इम्बैलेंसेस बिटवीन द रीजन्स, तो वो भी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है. डिस्ट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ये ठीक है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्ट्रीब्यूट करना, सबके पास इक्वल ग्रोथ हो टू ऑल द सेक्टर्स दे आर टॉकिंग अबाउट. So my correct answer is option number A and D, that is first option. Article 112 talks about. अभी आर्टिकल 112 किस बारे में बात करता है? ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है. यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में तो यू हैव टू लर्न, यू नीड टू लर्न इन फैक्ट ऑल द टाइप ऑफ आर्टिकल्स की मेन विच आर रिलेटेड टू द इकोनॉमी. ठीक है, नो नीड टू लर्न ऑल द आर्टिकल्स, सिर्फ मेन. जैसे यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती है? हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. सो बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सो ये इनकी बात हो रही है. तो आर्टिकल 112 में हम इसके बारे में बात करते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पिक अप द ऑड वन आउट विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट. अब नॉट बताना है. गवर्नमेंट बजट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कौन सा होता है? जिससे कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही हैं. ठीक है, गवर्नमेंट को कोई एसेट्स नहीं मिल रही, सिर्फ एक वेलफेयर एक्टिविटी या फिर नॉर्मल ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. राइट, इससे कुछ क्रिएशन नहीं हो रही है, इससे सिर्फ नॉर्मली जो ऑपरेशंस करने के लिए जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो यस, डेफिनेटली ये पार्ट है. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे हमारे कोई एसेट्स क्रिएट होते हैं. जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई मशीनरी परचेज करी, कोई हाईवे की कंस्ट्रक्शन चल रही है, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इस एक्सपेंडिचर के बाद गवर्नमेंट विल गेट एन एसेट इन रिटर्न.
उन्हें एक हाईवे बना हुआ मिल जाएगा कंट्री में, सो यस इस एक्सपेंडिचर से कुछ मिलता है। कैपिटल रिसीट कौन सी होती है? वो रिसीट जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है पहली बात तो, एंड ऑल्सो इससे लाइबिलिटी इंक्रीज होती है गवर्नमेंट की, ठीक है। सो दीज आर द वेरी बेसिक टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ द एक्सपेंडिचर्स एंड बोथ द रिसीट्स, कैपिटल और रेवेन्यू भी। तो इससे लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है और एसेट डिक्रीज होती है, हम ऐसा मानते हैं, राइट। अब ये क्यों होता है? लाइबिलिटी इंक्रीज इसलिए हो रही है कि अगर हम किसी कंट्री से बोरोइंग कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे हैंड में पैसा तो आ रहा है बट उससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। एंड एसेट डिक्रीज कैसे होती है? मेरे हैंड में और कैसे मनी आ सकती है? अगर गवर्नमेंट कोई अपना एसेट सेल कर दे, फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया, राइट, दिस इज अ वेरी लेटेस्ट एग्जाम्पल। इससे एसेट कम हो रही है और गवर्नमेंट के पास पैसा भी आया है। सो all the three are the part of the government budget. Answer is none. कोई भी ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट बजट का पार्ट नहीं है। Okay, next we have is Mr. Paris, an economics teacher, was explaining the concept. अब this is a kind of case study question. बात यहाँ पे वो किसी कॉन्सेप्ट की करते हैं बट स्टार्टिंग में उन्होंने बिगिनिंग कुछ ऐसे डिफरेंट से कर देते हैं, ठीक है। दे आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। इसमें वो पर्सन किस बारे में बात कर रहा है? इन दिस गवर्नमेंट अर्न्स रेवेन्यू बाय टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट। वही जो मैंने अभी बताना था आपको, रेवेन्यू रिसीट कौन सी होती है? रेवेन्यू में दो तरह की रिसीट्स होती हैं, एक तो होती है टैक्स और एक होती है नॉन टैक्स। टैक्स रिसीट का मतलब हो गया एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी एंड एनी अदर इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये सारी क्या है? टैक्स की फॉर्म में। कॉर्पोरेट टैक्सेस जो कंपनीज पे करती हैं, ये सब कुछ है रेवेन्यू रिसीट। एंड रेवेन्यू में टैक्स रिसीट। अगर हम नॉन टैक्स की बात करें तो नॉन टैक्स में आता है लाइक डिविडेंड्स। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अपनी मनी कहीं इन्वेस्ट करी है या फिर कोई शेयर्स परचेज करे हैं किसी भी कंपनी के, सो द डिविडेंड दैट द गवर्नमेंट इज गेटिंग इन रिटर्न वो हमारी नॉन टैक्स रिसीट है। फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द ऑल्टरनेटिव विच स्पेसिफाइज टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन बाय हिम। ओके, अब ये पर्सन जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है उसके बारे में बताना है। ओके, सो यहाँ पे हम गवर्नमेंट के रेवेन्यू अर्न करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है रेवेन्यू रिसीट। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेवेन्यू रिसीट। ये जो टीचर है ये बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को रेवेन्यू रिसीट टॉपिक के बारे में समझा रहा है कि रेवेन्यू रिसीट एग्जैक्टली टू टाइप्स की होती है, दैट इज टैक्स एंड नॉन टैक्स, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जो कि इनकर किया जाता है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग। मैंने आपको बता दिया था नॉर्मल ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए ये एक्सपेंडिचर होता है। एंड इट क्रिएट्स फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स। इससे कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होते, ठीक है। एसेट्स क्रिएट नहीं हुए इन केस तो फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि यहाँ पे द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग free vaccination services, like in case of COVID-19 also free vaccination services were given to the public, ठीक है। तो वो free vaccination क्या है? वो है revenue expenditure। उससे गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला, कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ, दिस वाज जस्ट अ काइंड ऑफ बेनिफिट और एक वेलफेयर एक्टिविटी थी लोगों के लिए, ठीक है। सो जिससे कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हुआ। सो दिस इज अ लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। इससे कुछ एसेट नहीं बने, दैट मीन्स आर तो रॉन्ग है हमारा और एसर्शन एकदम करेक्ट है। So A is true and R is false. Government of India takes 500 million loan from World Bank. Suppose Indian government को during the pandemic Indian government was short of funds, so उन्होंने World Bank से इतने का लोन ले लिया। Due to which component of budget will get affected? इस लोन की वजह से, ठीक है, ड्यू टू दिस लोन which component of budget, कौन सा component अफेक्ट होगा इस लोन से? ओके, अब ये जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है पैंडेमिक के ड्यूरिंग, तो ये लोन उन्होंने कोई एसेट, इस टाइम पे वो कोई एसेट्स तो इंक्रीज करेंगे नहीं अपनी, ठीक है। पैंडेमिक के ड्यूरिंग उन्हें नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए ही बहुत फंड्स चाहिए, दैट मीन्स उन्हें ऐसे ऑपरेशंस के लिए फंड्स चाहिए जिनसे कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, जैसे वैक्सीनेशन लोगों को देनी है, ठीक है। एंड कैपिटल रिसीट भी इंक्रीज हुई है बिकॉज उन्होंने यहाँ पे बोरोइंग को रिजॉर्ट किया है। Whenever the government resorts to borrowing, तो उससे capital receipt will increase. Revenue receipt increase नहीं हुई है यहाँ पे,
ये कैपिटल रिसीट है क्योंकि यहाँ पे लोन की बात हो रही थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज नहीं हुआ है. सो ए एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. The government can achieve its budget objectives of redistribution of income by dash. Redistribution of income का मतलब है कि इनकम को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन द पुअर एंड द रिच, एक काइंड ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना. सो उसका मीनिंग कैसे होगा? ब्रिंगिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम इनकम की बात कर रहे हैं. इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी, उससे कुछ नहीं होगा, उससे पुअर और रिच के बीच का डिफरेंस कम नहीं होगा. मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल, ये भी नहीं है. रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन द पुअर डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पे टैक्सेस को हम पुअर की डायरेक्शन में लेकर जाएंगे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को रिजॉर्ट करेंगे. प्रोग्रेसिव मीन्स विद इंक्रीज इन इनकम द रेट ऑफ टैक्सेस विल कीप ऑन राइजिंग. ओके, नाउ वी हैव मैच द फॉलोइंग. सो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल नहीं पता कि कैसे करना है. सो हाउ विल यू स्टार्ट लुकिंग एट इट? सबसे पहले बजट वर्ड. बजट वर्ड तो इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड. यहाँ से अब मैं देखती हूँ कि बजट के साथ क्या मैच हो रहा है. रेवेन्यू नहीं, यहाँ पे बोरोइंग की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा बजट के साथ. टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट, ठीक है. नॉर्मल बजट का यही मीनिंग होता है कि हम ये चेक करते हैं. डेफिसिट का मतलब है यहाँ पे शॉर्टेज, कि हम कब बोलेंगे किसी चीज की हमें शॉर्टेज हो रही है या लॉस हो रहा है? व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर विल बी मोर देन द टोटल रिसीट. तो बी का हो जाएगा 1, ठीक है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी और सी तो कैंसिल हो गए क्योंकि मुझे बी का 1 पता चल गया. अब और देखते हैं. यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट है, दैट मीन्स रेवेन्यू वर्ड वैसे ही मैच हो रहे हैं. सी का 2 है, ठीक है. सी का 2 है, सो यहीं से मेरा आंसर हो गया. So this is how you can look at the various options और आप देख सकते हो कि आपको इनमें से कौन सा आता है, ठीक है. बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि हमें 4 में से कोई 1 या 2 आते होते हैं, ड्यू टू विच यू कैन सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. आगे भी देखते हैं. अब नाउ दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट में हम क्या देखते हैं? सिर्फ बोरोइंग को नहीं लेते हम इसमें, ठीक है. एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट लेस बोरोइंग, मतलब कि टोटल रिसीट से कितना ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर, लेकिन बोरोइंग यहाँ पे कंसिडर नहीं होगी क्योंकि बोरोइंग एक्चुअल में अच्छी चीज नहीं है कंट्री के लिए, बट ये हमारी रिसीट्स में ऐड हो जाती है. इसीलिए हम जानबूझ के इसको हमारी रिसीट्स में ऐड नहीं करते बिकॉज इट इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर द कंट्री. एंड प्राइमरी डेफिसिट में व्हाट इज द डिफरेंस? इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है. इसमें हम ये चेक करते हैं इस डेफिसिट में कि हमारी बोरोइंग का कितना पोर्शन हम इंटरेस्ट की पेमेंट्स में लगा रहे हैं. इंटरेस्ट किस चीज का? जो हमने बोरो करी है मनी, उस पे जो हमें इंटरेस्ट पे करना है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. सो अगर कंट्री अपनी बोरोइंग में से ही इंटरेस्ट को पे कर रही है, दैट मीन्स द कंडीशन ऑफ द कंट्री इज गेटिंग वर्स. तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. तो बोरोइंग में से इंटरेस्ट पेमेंट हम नहीं करेंगे. यही चेक करने के लिए हम प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं. So D is 4 and A is 3. Right? So these were the important topics. A redistribution of income in the country can be best brought about through. I told you in the previous questions कि redistribution of income हम कब कर सकते हैं? जब इनके बीच में डिफरेंस कम हो जाएगा. redistribution का मतलब है बेसिकली कि हमें रिच और पुअर के बीच के गैप को रिड्यूस करना है. एंड ये गैप रिड्यूस कब होगा? जब हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लेकर आएंगे विद प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, ठीक है. प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर मतलब जितनी इनकम ज्यादा है लोगों की, उतना ही उन्हें एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन बी डन. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब इनकम के इंक्रीज होते ही द टैक्स रेट्स विल इंक्रीज. लाइक इन इंडिया वी आर हैविंग अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है टैक्स रेट्स भी इंक्रीज होते हैं. डैश इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग. ये तो देख के पता चल रहा है यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लोन, एडवांसेस. यहाँ पे क्या है? ओके, सो हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड. जैसे लैंड परचेज करने के लिए अगर हमने कोई एक्सपेंडिचर करा, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब के लिए. सो ये क्या है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होगा? एसेट्स क्रिएट होंगी. एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द एसेट्स बिकॉज
लैंड, बिल्डिंग, ये सब अगर हम परचेज करेंगे, हम स्पेंड कर रहे हैं मनी, बट यू विल गेट समथिंग इन रिटर्न, यहाँ पे एसेट्स मिलेंगे हमें रिटर्न में। Which of these statements are presented along with the government? मतलब कि गवर्नमेंट के सामने हम कौन सी स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करेंगे? मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म को हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि विद इन द ईयर, राइट? फिस्कल पॉलिसी मतलब यहाँ पे हम फिस्कल पॉलिसीज आर रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मॉनिटरी पॉलिसी वो होती है जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी, दैट वाज रिलेटेड टू आरबीआई, जिसमें हम एसएलआर, सीआरआर की बात करते हैं, बट फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, बोरोइंग, इन सब चीजों के बारे में बात होती है इसमें। सो इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी गवर्नमेंट को हम प्रेजेंट करते हैं। फिस्कल पॉलिसी की स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आगे इन द कमिंग ईयर्स, एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जिसमें वी विल टेक द होल इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी एज अ होल हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई माइक्रो यूनिट्स नहीं कंसिडर कर रहे, एज अ होल, राइट? तो उसका भी पूरा फ्रेमवर्क की कैसा है। सो ये तीनों चीजें हम प्रेजेंट करते हैं अलोंग विद द गवर्नमेंट। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर ये क्वेश्चन हमें ना भी आता हो, पता चल रहा है देख के कि ये तीनों टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी जब हम कुछ इंपोर्ट करते हैं, कुछ परचेज करते हैं फ्रॉम एनी अदर कंट्री, तो वो फिर हम पे करते हैं, ठीक है, जो इंपोर्टिंग कंट्री है। एक्साइज क्या है? ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ द यूनिट्स, एंड एक्सपोर्ट के टाइम पे होती है। सो डिविडेंड्स एक ऐसा रेवेन्यू है जो कि नॉन टैक्स है, इसे हम टैक्सेबल हेड में कंसिडर नहीं करते। प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट इज 0 व्हेन डैश। नाउ व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? We did in the earlier question कि प्राइमरी डेफिसिट को हम पीडी, इसको हम कैसे लिखते हैं? फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं। एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट हमारा हमेशा बोरोइंग के इक्वली होता है, क्योंकि हम इसमें बोरोइंग को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। सो जितनी भी कंट्री बोरोइंग्स कर रही है वो डायरेक्टली फिस्कल डेफिसिट बनती रहती है, ओके। एंड इसमें से हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है, कि हम अपनी बोरोइंग्स को कितना यूज करके इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर पीडी 0 है, ठीक है, इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली डू पीडी, मैंने लिख दिया कि 0 है। सो 0 इज इक्वल टू एफ डी प्लस आई, मतलब कि फिस्कल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट, सॉरी माइनस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ऑप्शंस को अगर हम कंसिडर करें, उन्होंने ऑप्शंस में ये नहीं पूछा, उन्होंने कुछ ऐसा पूछा है, रेवेन्यू डेफिसिट इज 0, रेवेन्यू का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, फिस्कल डेफिसिट 0 नहीं होगा क्योंकि आय भी है साथ में, नेट इंटरेस्ट पेमेंट भी 0 नहीं होगी बिकॉज एफ डी भी है यहाँ पे। एफ डी इज इक्वल टू आई, ये चीज करेक्ट है क्योंकि आई को मैं यहाँ ले जाती हूँ तो क्या बनेगा, ये आई इज इक्वल टू एफ डी, मतलब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट दोनों सेम हो जाते हैं इफ प्राइमरी डेफिसिट इज 0। सो इन्होंने ये सेकंड थर्ड स्टेप पूछा है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, लेकिन इन्होंने थर्ड स्टेप में से क्वेश्चन पूछा है। सो इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज, एंड आपके पास जो भी वो पूछ रहे हैं वो आप निकाल सकते हो। Which of the following are the capital receipts of the government? कैपिटल रिसीट, जिससे क्या होना था, हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, ऑप्शंस को देख के तो यही लग रहा है, या फिर एसेट्स डिक्रीज होंगे। नाउ लेट्स सी रिकवरी ऑफ लोन्स। अच्छा, रिकवरी ऑफ लोन्स का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे, जैसे कोई लोन था, मैंने अपने एसेट में लिखा हुआ था लोन टू दिस गवर्नमेंट या दिस कंट्री, अगर मुझे वो लोन मिल गया तो मेरे एसेट कम हो गए, ठीक है। मैं पहले खुश थी कि मुझे यहाँ से मनी वापस आएगी, बट अब अगर वो वैल्यू वापस आ गई है तो ये कैपिटल रिसीट है, ठीक है। बोरोइंग्स में भी यही है, यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सो ये भी है, यहाँ पे एसेट डिक्रीज हो रही थी। सो दिस इज हाउ यू विल चेक कि कैपिटल रिसीट है या नहीं। वर्ड को पढ़ के नहीं पता चलेगा, आपको उसका कॉन्सिक्वेंस देखना है कि उस वर्ड से एक्चुअली एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस क्या रहेगा, ठीक है। अब डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जैसे आजकल द गवर्नमेंट इज जस्ट प्राइवेटाइजिंग ऑल द बैंक्स, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेटाइज हो रहे हैं, उसका क्या मतलब है? डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, एसेट कम हो रहे हैं। सो ये भी हमारी कैपिटल रिसीट है।
सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी हमारी कैपिटल रिसीट्स है। 1 year from 1 April to 31 March of the next year। 1 April फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी का ही लेती हूँ, 1 April 2021 से लेकर 31 मार्च, ये जो ईयर हमारा चल रहा है, और 31 मार्च 2022 तक का जो ईयर है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम टैक्स ईयर बोलते हैं। टैक्स ईयर का मतलब है कि ये जो हमारे ईयर होते हैं, इसमें हम अपने टैक्स की पेमेंट करते हैं, जिसकी असेसमेंट हमारी फिर नेक्स्ट ईयर होती है, उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं वैसे, सिंस द कंपनीज, द बैंक, सब लोग इस फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, क्योंकि जो सारे कंपनीज एंड बैंक्स वगैरह होते हैं वो इसी ईयर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है, सो दिस इज देयर वर्किंग ईयर, जिसमें वो सारी अपनी ट्रांजेक्शन की कैलकुलेशन करते हैं, अपना प्रॉफिट लॉस जो कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज डन कंसिडरिंग द फाइनेंशियल ईयर। See now how many questions they are asking regarding primary deficit। इससे पता चल रहा है कि all the 4-5 kinds of deficits are very important। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू का कोई लिंक नहीं है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ये भी नहीं। एफडी एंड एफडी, यहाँ पे वो एफडी नहीं है, फिजिकल डेफिसिट है। सो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, दिस इज माय प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट को हम बोरोइंग भी बोलते हैं, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। कैपिटल रिसीट सब क्या करती हैं? हमने पढ़ लिया, कैपिटल रिसीट मतलब मेरे हैंड में मनी आई है, इसका मतलब लाइबिलिटी तो इंक्रीज हो गई। मैंने किसी से बोरोइंग ले ली तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, या फिर मैंने अपना कोई भी एसेट बेच दिया, सेल कर दिया, सो तब भी मनी मिलेगी गवर्नमेंट को। सो ये एक कैपिटल रिसीट है। ओके, सो कैपिटल रिसीट में फर्स्ट ऑप्शन दे आर सेइंग डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, रॉन्ग। अभी मैंने बताया कि इससे लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो डू नॉट जैसा कुछ नहीं है। डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन ऑफ एसिड्स, ये भी रॉन्ग है, मैंने ऊपर लिख दिया कि एसिड इससे डेफिनेटली रिड्यूस भी होते हैं। एंड इट कॉजेज अ रिडक्शन इन द एसिड्स, दिस इज कंप्लीटली करेक्ट कि इससे रिडक्शन होती है एसिड्स की। एंड बोथ ए एंड बी भी नहीं है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ ऑडिट, प्रिंटिंग नोट्स, पेंशन, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड लॉ। अब ये सारे एक्सपेंडिचर्स पढ़ के क्या लग रहा है कि यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होने वाला। ठीक है, सो इसको हम डेफिनेटली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एक्सपेंडिचर किया गया है, सो दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? कोई भी नॉर्मल एक्सपेंडिचर। एक्चुअली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम यहाँ है, ये भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, बट एक स्पेसिफिक नेम इसका है जो हमें कंसिडर करना है यहाँ पे। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे किसी भी काइंड की थ्रू विच देयर इज नो काइंड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, और ये है प्लान एक्सपेंडिचर। ये भी प्लान एक्सपेंडिचर इज जस्ट की जो ऑलरेडी प्लान किया हुआ हो। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ही दो टाइप होते हैं हमारे, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि हमारा ये रेवेन्यू एक ब्रॉड हेडिंग है, सो यू विल कंसिडर दिस हेडिंग। नॉन डेवलपमेंट हम यहाँ पे नहीं लेंगे, डेवलपमेंट तो इससे नहीं हो रही है वैसे, बट एक ब्रॉड हेडिंग हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। Dash means that they are financial through the budget and made available free of any direct payment। फाइनेंशियल थ्रू द बजट का मतलब है जिन्हें हम बजट में मेंशन करते हैं बट हमें इनकी कोई पेमेंट नहीं मिलती, ये हम फ्रीली लोगों को दे रहे हैं, दैट इज पब्लिक प्रोविजंस। किसी भी काइंड ऑफ सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, राइट, फॉर एग्जाम्पल जो सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ऑन द एलपीजी सिलेंडर्स टू द पीपल, वो क्या है? वो पब्लिक प्रोविजन है। उसके बारे में बजट में जरूर इन्होंने मेंशन करा होगा कि इनका ये एक्सपेंडिचर है, बट इसकी कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं है, या फिर ये काइंड ऑफ फ्री है, लोगों से कुछ नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को इन रिटर्न। सो पब्लिक प्रोविजन है, सिर्फ एक प्रोवाइड किया जा रहा है पब्लिक को, राइट। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, दे आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस इन नेचर। अब पब्लिक गुड्स वो नहीं होते जो एक्सक्लूडेबल होते हैं, ये तो इनफैक्ट इंक्लूडेबल होते हैं, सब लोग इन्हें एक साथ यूज करते हैं एक ही टाइम पे। एक्सक्लूडेबल का मतलब है जो प्राइवेट गुड्स होते हैं। वी हैव टोटल 2 काइंड्स ऑफ गुड्स। ये जो डेफिनेशन लिखी है एक्सक्लूडेबल और राइवलरस वाली, ये प्राइवेट के लिए होती है।
ठीक है, क्योंकि प्राइवेट गुड्स हम सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं, बाकी सब एक्सक्लूडेड है उन गुड्स में से। तो यहाँ पे ये इंक्लूसिव काइंड ऑफ गुड्स हैं जो सबको इंक्लूड करके चलते हैं। सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग। 1 is true and 2 is false. Identify from the following which are private products. You don't buy a ticket. You are excluded from watching a film at the local theater. अब अगर मैं कोई टिकट परचेज कर रही हूँ या नहीं भी कर रही हूँ तो मैं अपने लिए कर रही थी, ठीक है, सो ये तो मेरी प्राइवेट प्रोडक्ट है। किड्स आर प्लेइंग इन पब्लिक पार्क्स, वर्ड में पब्लिक है तो नहीं। पर्सन कंज्यूम्स अ चॉकलेट और वेयर्स अ शर्ट, तो ये भी नॉर्मली है कि ये भी प्राइवेट है, बिकॉज इट इज एन इंडिविजुअलिस्टिक स्टेटमेंट जो एक इंडिविजुअल के लिए है, सबके लिए नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ कार्स अगर रन कर रही है रोड पे तो रोड भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। सो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जो प्राइवेट प्रोडक्ट है एंड सी है, ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. This is the correct answer. So this was all from this topic. I'll see you again in the next video.